हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम एक नया जो चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण, इस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत हमने अभी तक यह पढ़ लिया है कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ये खनिज तत्व पादपों के द्वारा मृदा से एवं वायु से प्राप्त किए जाते हैं और इन खनिज तत्वों का पादपों की विभिन्न उपापचय क्रियाओं में, निर्माण क्रियाओं में उपयोग होता है। अगर इन खनिज तत्वों की पर्याप्त मात्रा में पादपों के अंदर आपूर्ति अगर नहीं हो पाती है तो पादपों की सामान्य रूप से वृद्धि और विकास एवं पादपों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं सही रूप से नहीं चल पाती हैं। देखिए, हमने इन खनिज तत्वों के महत्व को जानने के लिए, या यूँ कहें कि इन खनिज तत्वों की उपस्थिति होती है, इसको जानने के लिए हमने प्रयोग किए थे। एक तो हमने किया था बालू संवर्धन प्रयोग, एक हमने जल संवर्धन प्रयोग, जल संवर्धन प्रयोग, जिसमें हमने मृदा विहीन कृषि की थी, हाइड्रोपोनिक्स। और इसमें इस बात को जाना कि पादपों में विभिन्न प्रकार के तत्व जो है आवश्यक होते हैं। अगर हम किसी भी एक ही भी तत्व की पादप में अगर कमी हो जाती है तो पादप की सामान्य वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो खनिज तत्व हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो पादपों में आवश्यक, या यूँ कहें कि अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। अनिवार्य पोषक तत्व, अनिवार्य पोषक तत्व, ये 17 प्रकार के होते हैं। यानी 17 प्रकार के जो तत्व हैं ये आवश्यक पोषक तत्व या अनिवार्य पोषक तत्व की श्रेणी में रखे गए हैं। इन अनिवार्य पोषक तत्वों को मात्रा के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो होते हैं बृहद मात्रिक पोषक तत्व। बृहद मात्रिक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी मात्रा पादपों में अधिक आवश्यक होती है, या यूं कहें कि पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में इनकी मात्रा 1 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक होती है। अर्थात इनकी मात्रा दूसरे प्रकार के तत्वों की तुलना में ज्यादा आवश्यक होती है। देखिए, बृहद मात्रिक तत्वों को दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं, इन्हीं को प्रधान पोषक तत्व कहते हैं और इनकी संख्या 9 है।
अर्थात 9 प्रकार के तत्व जो होते हैं वो बृहद मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 9 तत्व जो है वो बृहद मात्रिक तत्व होते हैं। अब दूसरे जो तत्व हैं जिनकी मात्रा पादपों के लिए कम आवश्यक होती है तो उनको कहा जाता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। देखिए इनको अप्रधान पोषक तत्व भी कह सकते हैं, लघु मात्रिक पोषक तत्व भी कह सकते हैं, और ये वो तत्व हैं जिनकी पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में इनकी मात्रा 1 मिलीग्राम से कम होती है। 1 मिलीग्राम से कम होती है तो वो तत्व किस श्रेणी में है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में है। इस श्रेणी में 8 तत्व आते हैं। 8 तत्वों में लोहा, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन और निकेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तत्व जो है वो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। और इन दोनों प्रकार के जो टोटल 17 तत्व हैं, इन तत्वों को कार्य के आधार पर 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कार्य के आधार, ये तो थे मात्रा के आधार पर, कार्य के आधार। कार्य के आधार। देखिए इसमें एक तो वो तत्व होते हैं जो संरचना के निर्माण से संबंधित होते हैं, तो इनको कहते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। दूसरे वे तत्व हैं जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं, ऊर्जा से संबंधित पोषक तत्व। देखिए संरचनात्मक पोषक तत्वों में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऊर्जा से संबंधित जैसे एटीपी के निर्माण में फास्फोरस का उपयोग होता है और क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का उपयोग होता है, तो ये ऊर्जा से संबंधित होते हैं। तीसरे हैं एंजाइम सक्रियण या सक्रियक तत्व। ये वो तत्व होते हैं जो एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जिंक है, मैग्नीज है, बोरॉन है, इस तरह के तत्व हैं। और चौथा जो तत्व है वो है परासरण नियमन संबंधी तत्व। ये वो तत्व हैं जो परासरण की जो क्रिया है, या यूं कह सकते हैं परासरण का जो संतुलन है जल का, खनिज लवणों का, उनको बनाए रखने से संबंधित होते हैं। जैसे पोटेशियम है, क्लोरीन है, वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व और बृहद मात्रिक तत्व जो है, इनकी
पादपों में क्या भूमिका है, अर्थात ये पादपों के लिए क्यों अनिवार्य है और इनकी कमी से कौन कौन से प्रभाव पैदा हो जाते हैं। पादप पोषण में बृहद मात्रिक एवं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका, यानी इन तत्वों की क्या भूमिका है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो बृहद मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, ये कई महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संगठक होते हैं। कौन? खनिज लवण। इसके अलावा कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता है, उस पारगम्यता की जो क्षमता है उसको नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये परासरण दाब के मान को भी नियंत्रित करते हैं। साथ में एक होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS, उसके लिए भी ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। साथ में एंजाइमों का जो सक्रियण होता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो तत्व हैं, खनिज तत्व, इनकी अगर पादपों में कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के न्यूनता के लक्षण पैदा हो जाते हैं, और इस तरह के जो लक्षण पैदा होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि एक तरह से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो यहां हम इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक तत्व की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले देखिए हम टोटल पहले बृहद मात्रिक तत्वों के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की बात करेंगे। तो बृहद मात्रिक तत्व जो होते हैं, बृहद मात्रिक पोषक तत्व। अब देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 कार्बन। पहला कार्बन, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन और तीसरा तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए ये तीनों जो तत्व हैं ये एक प्रकार से अखनिज तत्व है, अखनिज तत्व। और इन अखनिज तत्व उनको कहा जाता है, ये तत्व मृदा से प्राप्त ना किए जाते हैं बल्कि ये वायुमंडल से इनको प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसमें कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, इसके अलावा ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के रूप में ही और जल के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन को जल के रूप में
और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में वातावरण से ग्रहण किया जाता है। और ये जो तत्व हैं ये वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। इनकी किसी भी प्रकार की कमी का सामना पादपों को नहीं देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से वायुमंडल में वायु के रूप में, जल के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन तीनों तत्वों की क्या भूमिका है? तो देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थों के घटक होते हैं। विभिन्न रासायनिक पदार्थों के घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। वसा है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, इन सब में मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ऐसे तत्व हैं जिनको मृदा से अवशोषित नहीं किया जाता है। अब हम तीन तत्वों के बाद अब आता है चौथा तत्व। चौथा तत्व है नाइट्रोजन। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, लेकिन इसे सीधे ही पौधे इस रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पौधे इस नाइट्रोजन को मृदा से ग्रहण करते हैं, और मृदा से ये ग्रहण करते हैं मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखिए, इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रेट में परिवर्तित होना यह कहलाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो कि जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा किया जाता है। तो ये मृदा से नाइट्रेट के रूप में ज्यादातर और कुछ मात्रा में नाइट्राइट और कुछ मात्रा में अमोनियम के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। किसको? नाइट्रोजन को। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में और अमोनियम। देखिए, यहां हम एक अलग से पढ़ेंगे कि वायुमंडल की नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की आवश्यकता जो पौधे के वृद्धिशील भाग होते हैं, जैसे कह सकते हैं विभजोतक भाग है, या कलिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं, उनके लिए इसकी आवश्यकता होती है। अर्थात वहां वृद्धिशील भाग जो होते हैं उनमें इसकी उपस्थिति होती है। वृद्धिशील भाग, और वृद्धिशील भाग होते हैं उनमें विभजोतक, ऊतक की उपस्थिति होती है। ये जो नाइट्रोजन है, ये एमिनो अम्ल का मुख्य घटक क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा इसमें देखिए प्रोटीन है, पर्णहरित, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्ल,
में या आदि के निर्माण में इस नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या यूं कहें कि नाइट्रोजन की उपस्थिति एमिनो अम्लों में भी होती है, प्रोटीन में, पर्णहरित में, विटामिन में, हार्मोन्सों में और न्यूक्लिक अम्ल में, यानी सभी चीजों में लगभग नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। इसीलिए पादपों के द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो मृदा से जिस तत्व को अवशोषित किया जाता है वह तत्व नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है। अब अगर इस नाइट्रोजन की पादपों में कमी हो जाती है, कमी या न्यूनता का प्रभाव, तो इसमें हरिमाहीनता पैदा हो जाती है। देखिए, हरिमाहीनता का मतलब होता है कि ये जो क्लोरोफिल अणु है ये नष्ट हो जाता है और इसके नष्ट हो जाने से पादप की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। देखिए, ये पत्तियों के पीले पड़ने की जो क्रिया होती है वो पहले पुरानी पत्तियां पीली पड़ती हैं और उसके बाद नई पत्तियां पीली पड़ती हैं, अर्थात उनके अंदर एक प्रकार से क्या आ जाती है, हरिमहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ में इनके अंदर देखिए जो ये हरिमहीनता हो जाती है तो एक दूसरा वर्णक बन जाता है जिसको कहते हैं एंथोसाइनिन। ये वर्णक बनने लग जाता है और एंथोसाइनिन वर्णक के बनने से क्या होता है कि गुलाबी रंग या लाल रंग, गुलाबी सा रंग पैदा हो जाता है। तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, गुलाबी रंग की हो जाती हैं। किसके कारण, हरिमहीनता के नष्ट हो जाने के कारण। हरिमहीनता हो जाने के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल तो नष्ट हो जाता है और पत्तियां गुलाबी रंग की हो जाती हैं। साथ में क्योंकि ये द्वितीयोतक भागों में होता है और कलिकाएं जो होती है उनकी वृद्धि रुक जाती है, अर्थात जब कलिकाओं की वृद्धि रुक जाएगी तो पादप बौने रह जाते हैं, अर्थात पौधा लंबाई में वृद्धि नहीं करता है। कलिकाएं एक प्रकार से प्रसुप्त हो जाती है। प्रसुप्त का मतलब होता है सुस्त हो जाती है, वृद्धि करना बंद कर देती है। तो पादपों में इस नाइट्रोजन तत्व की एक अपने आप में विशेष भूमिका होती है और इस नाइट्रोजन तत्व की ज्यादातर स्थितियों में कमी हो जाने की वजह से ही इसकी पूर्ति करने के लिए खेतों के अंदर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डाला जाता है यूरिया के रूप में, जिससे कि ये पूर्ति हो जाए और पादप इसका उपयोग आसानी से कर सके अपनी वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा चौथे नंबर का तत्व है, नाइट्रोजन तत्व। अब हम बात करें, क्योंकि टोटल तत्वों की संख्या 17 है, एक एक करके एक एक तत्व का अपना अपना महत्व है। पहले हम बृहद मात्रिक तत्वों की बात करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की बात करेंगे। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो है ये पादप के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और कौन कौन सी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो यहां हम पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन और पांचवा है फास्फोरस। पी, देखिए ये भी प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं। ये फास्फोरस मृदा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और इस फास्फोरस को फास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फेट यानी यौगिक के रूप में PO4-। अब देखिए ये फास्फेट अकेला तो जाएगा नहीं, तो ये कैल्शियम फास्फेट या मैग्नीशियम फास्फेट के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है, अर्थात ये फास्फेट के रूप में, ठीक है, अकार्बनिक रूप में है। ये अकार्बनिक रूप है, अकार्बनिक रूप। लेकिन पादपों में ये अकार्बनिक रूप में नहीं होता है, पादपों में ये कार्बनिक रूप में उपस्थित रहता है। तो यूं कह सकते हैं इसको ग्रहण तो
किया गया है एक प्रकार से अकार्बनिक यौगिकों के रूप में, और पादप के अंदर उपस्थित होता है ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में। अब देखिए ये काम क्या आता है, फास्फोरस की पादप में क्या भूमिका है। तो पादपों में इसकी भूमिका है कि जो कोशिका भित्ति बनती है, कोशिका भित्ति, क्योंकि पादपों में कोशिका भित्ति होती है, और ये कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका, ये मध्य पटलिका कैल्शियम व मैग्नीशियम, पेक्टेट के रूप में होती है। तो ये एक तो कोशिका भित्ति के अंदर इसकी मुख्य भूमिका है, किसकी, फास्फोरस की। ठीक है, इसके अलावा देखिए एटीपी में इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो इसमें 3 फास्फेट हैं, एडीपी में 2 फास्फेट होते हैं। इसके अलावा सह एंजाइम होते हैं एनएडी या एनएडीपी, एन का निकोटिनिमाइड, एडिनिन डाई, निकोटिनिमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से एडिनोसिन, निकोटिनिमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट और जुड़ जाएगा। ठीक है, एनएडी का मतलब निकोटिनिमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी का मतलब निकोटिनिमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये हम यहां पर इसके बारे में बात करें कि ये जो एनएडी एटीपी के निर्माण में, एनएडी के निर्माण में और एनएडीपी के निर्माण में किसकी उपस्थिति होती है, फास्फोरस की उपस्थिति होती है। और ये जो है इनका पादपों के अंदर होने वाली जो अनेक उपापचय क्रियाएं हैं, उन उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ये फास्फोरस कम हो जाएगा तो न्यूनता किसकी, फास्फोरस की, तो पौधे बौने रह जाते हैं। पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती और एक प्रकार से पत्तियों एवं फलों में ऊतक क्षय हो जाता है, ऊतक क्षय क्षेत्र बन जाते हैं। देखिए ऊतक क्षय मतलब जहां ऊतकें नष्ट हो जाते हैं तो वो क्षेत्र बन जाते हैं, यानी धब्बे धब्बे से बन जाते हैं। साथ में पत्तियां विकृत हो जाती हैं और जो ऐदा है कैम्बियम, उस कैम्बियम की सक्रियता में कमी आ जाती है। तो कैम्बियम की सक्रियता में कमी आएगी तो पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक तरह से हम कहें कि फास्फोरस फास्फेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। इसकी मुख्य भूमिका कोशिका भित्ति के अंदर मध्य पटलिका के निर्माण में होती है। इसके अलावा एटीपी के निर्माण में, एनएडीपी इनके निर्माण में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद यह है 5वां, अब आता है 6ठा तत्व। देखिए इस तरह से एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और ये कुल जो है 9 तत्व तो बृहद मात्रिक हैं और 8 तत्व हैं सूक्ष्म मात्रिक, जिनकी मात्रा सूक्ष्म होती है।
अब ले हम छठा, कैल्शियम। Ca। देखिए पौधों के द्वारा इस कैल्शियम का अवशोषण मृदा से किया जाता है और ये कैल्शियम +2 आयन यानी कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषण के रूप में अवशोषण कहां से? मृदा से। मृदा से कैल्शियम आयन के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। देखिए इसमें हम कहें जो फास्फोरस है, सुनिए वो फास्फोरस, एक मिनट गलती से फास्फोरस को हम इधर लें, फास्फोरस पे पेक्टेट के रूप में काम आ रहा है, लेकिन यहाँ कैल्शियम कोशिका भित्ति के निर्माण में कैल्शियम विशेष रूप से काम आता है, ठीक है। वहां फास्फोरस कम मात्रा में, उसकी तुलना में किसमें? कैल्शियम में। तो इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका के निर्माण में, देखिए इसको फास्फोरस के रूप में ना देख करके यहां कैल्शियम के साथ देखेंगे। कैल्शियम में इसका, कैल्शियम के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के रूप में होता है, तो ये पेक्टेट के रूप में कैल्शियम की उपस्थिति होती है। इसके अलावा ये जो है कैल्शियम की और क्या क्या उपस्थिति है, तो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोशिका दीर्घीकरण, दीर्घीकरण, ठीक है। तो यहां फास्फोरस की तुलना में मेनली तो कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका किसकी उपस्थिति होती है? कैल्शियम की होती है। तो इसके अलावा ये कैल्शियम जो है ये न्यूक्लिक अम्लों को आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है। इसके अलावा प्रोटीनों को कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के कार्बोहाइड्रेट से जोड़ने का, इसके अलावा यहाँ एमिनो अम्लों के परिवहन का भी कार्य करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कोशिका भित्ति जो है वो लचीली रह जाती है। इसके अलावा पत्तियों की आकृति विकृत हो जाती है और एक प्रकार से यहां देखिए पत्ती जो है, पौधा का शीर्ष वाला भाग जो है वो नीचे की ओर झुकने लगता है। तो इस घटना को हम कहते हैं अंकुशित शीर्ष कहते हैं और पत्तियों में हरिमीनता आ जाती है। तो इस तरह से कैल्शियम है। अब कैल्शियम के बाद अगला आता है, 6 हो गए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। देखिए पौधों में ये जो मैग्नीशियम है इसका भी विशेष रूप से उपयोग किया जाता है और ये मैग्नीशियम Mg+2 आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है, Mg+2 आयन के रूप में। और ये मैग्नीशियम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है उसके अणु के अंदर मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। ये मैग्नीशियम कई कार्य करता है, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम की 2 उप इकाइयों
को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है, तभी तो एक जैसे राइबोसोम 70S 80S, तो दो अलग अलग 70S जो है वो 50 और 30 से बना होता है और 80S जो है 60S और 40S से। तो उनको जोड़ने में किसकी भूमिका होती है? मैग्नीशियम आयन की भूमिका होती है। देखिए ये मैग्नीशियम जिन वसा के संश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है, वसा संश्लेषण में, तो ऐसे बीज जिनमें वसा की उपस्थिति होती है उन पादपों में मैग्नीशियम की भी अधिकता होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एंजाइमों के सक्रियण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है तो एक तरह से क्लोरोफिल नहीं बन पाता है और उसके स्थान पर एंथ्रोसाइनिन बनता है, और एंथ्रोसाइनिन बनता है तो लाल या गुलाबी रंग के धब्बे बन जाते हैं, फिर नारंगी से रंग के पत्तियों में धब्बे बनने लग जाते हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम का पादपों के लिए प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम के इसे पौधे के प्लस आयन के रूप में अवशोषित करते हैं पोटेशियम आयन। और ये पोटेशियम तत्व जो है ये कई क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी एक प्रकार से हम कहें 4 प्रकार की क्रियाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होता है जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए। एक तो ये ऋणात्मक उदासीनता, यानी कहीं पर भी ऋणात्मक भाग है तो उसको उदासीन करने में किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम आयन की भूमिका होती है। एक होती है कोशिका झिल्ली, अभिगमन। कोशिका झिल्ली से पदार्थों का जब अभिगमन होता है तो उसमें भी किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम की। इसके अलावा एंजाइम सक्रियण का भी कार्य करता है, और इसके अलावा ये परासरण विभव में भी कार्य करता है। परासरण विभव यानी जल के रंध्रों के खुलने और बंद होने, इस तरह की जो क्रिया है वो इसी के द्वारा होती है। तो इन सब चीजों में इसकी भूमिका होती है। और इसके अलावा देखिए प्रकाश संश्लेषण में पोटेशियम आयन का महत्वपूर्ण है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जड़ों का शीर्ष वाला भाग, तने का जो शीर्ष वाला भाग है, विभचोतक भाग है, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर पादप में पोटेशियम की कमी है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, यानी हरविहीनता पैदा हो जाती है, तने की वृद्धि जो है वो रुक जाती है और पौधा बौना रह जाता है। एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। यह महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं पोटेशियम पादपों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भी एक प्रकार के एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों तत्व जो है वो क्रांतिक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं। अब बृहदमात्रिक तत्वों की टोटल संख्या कितनी है? 9। तो एक और बच रहा है तो उसे करें। सल्फर या गंधक।
देखिए पादप इस सल्फर को सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। सल्फेट आयन मृदा से सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं और ये जो सल्फर है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो अम्लों का संगठन है। यानी एमिनो अम्लों में इसकी उपस्थिति होती है और कह सकते हैं एमिनो अम्लों में के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। संगठन की जगह संश्लेषण में सहायक, एमिनो अम्लों के संश्लेषण में सहायक। इसके अलावा विटामिन बी, इसके अलावा कोएंजाइम ए, इन सब के संश्लेषण या इन सब के अंदर ये उपस्थित होता है। ये जो गंधक है इसकी उपस्थिति के कारण ही जो ब्रैसिकेसी कुल के पादप होते हैं, ब्रैसिकेसी कुल, देखिए ब्रैसिकेसी कुल का मतलब होता है सरसों कुल। उन पादपों के अंदर जो विशेष गंध आती हैं वो गंध इस सल्फर युक्त विशेष यौगिक की उपस्थिति के कारण आती है। जिन मिट्टियों के अंदर या जिस मृदा के अंदर गंधक की उपस्थिति अधिक होती है, अगर वहां पर मटर कुलीय पादप जो है विकसित हो जाते हैं, मटर कुलीय जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर जीवाणु ग्रंथियां होती हैं, तो अगर किसी मिट्टी के अंदर गंधक की उपस्थिति अगर अधिक है तो जीवाणु ग्रंथियां जो होती हैं ये अधिक विकसित हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी महत्ता बढ़ जाती है। अब ये जो गंधक है इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो एक तो हरिमीनता पैदा हो जाती है, इन पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, हरित लवक जो है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा, सल्फर युक्त जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों की कमी आ जाती है, अर्थात गंधयुक्त पदार्थों की कमी आ जाती है। साथ में पौधे बौने रह जाते हैं और ये जो मोटी भित्ति वाले ऊतक होते हैं, जैसे दृढ़ ऊतक है, स्थूलकोण ऊतक है, जाइलम ऊतक है, ऐसे ऊतकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है अगर किसकी कमी हो, गंधक की। ठीक है, तो हमने बृहद मात्रिक जो तत्व हैं, कौन कौन से 9 तत्व हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, पादपों में क्या भूमिका है। जैसे एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी पादपों में क्या उपयोगिता है और इनकी कमी का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन किया है। ठीक है, अब बृहद मात्रिक तत्व तो संरचना से संबंधित होते हैं ज्यादातर, लेकिन दूसरे वो तत्व होते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम आवश्यक होती है। ऐसे तत्व जो है वो कहलाते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो है उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तत्व से कौन कौन से लक्षण पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पादपों में विभिन्न प्रकार के बृहद मात्रिक तत्वों की भूमिका के बारे में पढ़ा है कि इन तत्वों की क्या भूमिका है और ये पादपों में किस तरह से इनकी कमी के प्रभाव पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, नोट्सों के माध्यम से आप अपना होमवर्क कर ही रहे होंगे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है तो आप बात कर सकते हैं और रेगुलर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, आप लोग याद करें।